हिमालय का हृदय और भारत की सच्ची शक्ति। एक आधिकारिक बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। एक भारतीय 100 चीनियों पर भारी है। जब दुनिया की महाशक्तियां संसाधनों को देखकर लाड़ टपका रही थीं, तब इस देश ने अपने संविधान में संशोधन करके भी केवल भारत को लाभ देने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसे खुला भेदभाव बताते हुए विरोध पत्र भेजा, लेकिन जवाब सिर्फ एक वाक्य में आया, हम अमेरिका से 300 अरब रुपए के फड़ी प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। संकट के क्षणों में ही दोस्त और व्यापारी के बीच का अंतर पता चलता है। पैसे से कहीं बढ़कर भारत की असली ताकत। दुनिया भारत को भाई देश क्यों कहती है, इसका चौंकाने वाला कारण अब सामने आएगा। आज मध्य एशिया के मुकुट हिमालय की गोद में बसी लद्दाख की वादियों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुनिया भर के राजनयिकों को हैरत में डाल दिया है। चीन और अमेरिका ने खरबों रुपये का निवेश करके इस क्षेत्र को लुभाने की कोशिश की, लेकिन इस देश ने अपना साथी किसी और को चुना। दुनिया के सबसे दुर्गम और एकांतप्रिय कहे जाने वाले इस पर्वतीय क्षेत्र ने जिस एकमात्र देश के लिए अपने दिल और संसाधनों के दरवाजे खोले, वह देश है भारत। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति लेह के हवाई अड्डे पर देखने को मिलती है, जहां दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रखने वाले अमेरिकी नागरिकों को भी काई जांच के दौरान पसीना आ जाता है। वहीं भारतीय पासपोर्ट धारकों को न केवल बिना जांच के जाने दिया जाता है, बल्कि हवाई अड्डे के कर्मचारी उन्हें सलामी भी देते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जब इसे खुला भेदभाव बताते हुए विरोध पत्र भेजा, तो लद्दाखी स्वायत्त परिषद का जवाब सिर्फ एक वाक्य में था, आप व्यापार के लिए आए हैं, लेकिन भारतीय हमारा परिवार है। आखिर 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस कठोर हिमालयी क्षेत्र में भारत ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया, और 25 साल पहले जब कोई इस धरती की ओर देखता भी नहीं था, तब यहां अकेले रहकर स्थानीय लोगों के आंसू पोंछने वाले उस एक भारतीय डॉक्टर की चौंकाने वाली पहचान क्या है। महाशक्तियों के पूंजीवादी तर्कों को निरर्थक कर देने वाले भारत के उस राजनयिक चमत्कार की कहानी जो आपके दिल को गर्व से भर देगी। चलिए आपको सीधे उस घटना के केंद्र में ले चलते हैं। मेरा नाम डेविड कार्टर है और मैं पिछले 25 वर्षों से संघर्षग्रस्त और सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करने वाला एक अमेरिकी पत्रकार हूं। मैं इस समय लद्दाख के प्रवेश द्वार कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर खजा हूं। पूर्व सोवियत प्रभाव की छाया से मुक्त यह क्षेत्र अपनी कठोर आप्रवासन जांच के लिए जाना जाता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा अजीब दृश्य देखा जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। मेरे आगे कतार में न्यूयॉर्क की एक बड़ी निर्माण कंपनी के अमेरिकी अधिकारी खड़े थे। शानदार सूट, ब्रीकेस। कोई भी देखकर कह सकता था कि वे इस देश में निवेश करने आए महत्वपूर्ण लोग थे, लेकिन जांच अधिकारी का रवैया बेहद ठंडा और अपमानजनक था। उसने पासपोर्ट को फेंकते हुए मेम पर रखा और चिल्लाया, आपके आमंत्रण पत्र की मूल प्रति कहां है? इस पर लगी मुहर संदिग्ध लग रही है। क्या यह जाली है? आपके यहां रुकने का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है। अपना सारा सामान खोलो और जांच कराओ। अगर पास नहीं हुए तो अगली उड़ान से वापस भेज दिया जाएगा। लगभग 30 मिनट की अपमानजनक बहस के बाद उन अमेरिकियों को अलग ले जाया गया। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका का गौरव चूर चूर हो रहा था। मैं घबरा गया। अगर अमेरिकियों के साथ यह व्यवहार हो रहा है तो मेरा क्या होगा? तभी बगल की खिड़की पर ट्रैकिंग सूट पहने एक एशियाई व्यक्ति आया। उसके पुराने बैग पर खींचच लगा था, बाल बिखरे हुए थे। वह एक गरीब यात्री लग रहा था। मैंने मन में सोचा, इसे तो 100% प्रवेश नहीं मिलेगा। उस आदमी ने अपनी जेब से गहरे मैरून रंग का पासपोर्ट निकाला। वह एक भारतीय पासपोर्ट था और उसी पल हवाई अड्डे का माहौल बदल गया। वह कठोर जांच अधिकारी भारतीय पासपोर्ट देखते ही अपनी कुर्सी से फुर्ती से खड़ा हुआ, अपनी टोपी ठीक की और अविश्वसनीय रूप से उसने सम्मान में सलामी दी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। भारतीयों की कोई जांच नहीं होती, कृपया अंदर आइए, यह देश आपका अपना घर है। जांच सिर्फ 3 सेकंड में खत्म हो गई। अधिकारी ने अपनी जेब से एक कैंडी निकालकर उस भारतीय यात्री के हाथ में थमा दी। जांच कक्ष के शीशे के दूसरी ओर से यह दृश्य देख रहे अमेरिकी अधिकारियों के चेहरे पर घोर आश्चर्य था। मैं जल्दी से अपनी जांच पूरी करके उस भारतीय युवक के पास पहुंचा जिसका नाम आकाश था और पूछा, आप कौन हैं? क्या आप कोई सरकारी अधिकारी हैं?
उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस एक कॉलेज का छात्र हूं। यहां लद्दाख में अगर आप कहते हैं कि आप भारतीय हैं तो टैक्सी वाले भी किराया नहीं लेते। गांवों में दादी नानी अपने घर ले जाकर मुफ्त में खाना खिलाती हैं। भारतीय यहां सिर्फ परिवार हैं। मैं स्तब्ध रह गया। सूचना पट्ट पर विशेष प्रवेश सुविधा प्राप्त देश के रूप में केवल एक ही नाम लिखा था, भारत गणराज्य। मैं वापस उस अधिकारी के पास गया और पूछा, यह राजनयिक पक्षपात नहीं है, आप केवल भारत को विशेष दर्जा क्यों दे रहे हैं? अधिकारी ने मुझे घूर कर देखा और कहा, 25 साल पहले जब हमारे बच्चे ठंड और भूखमरी से मर रहे थे, तब आप तथाकथित विकसित देश कहां थे? उस समय हमारा हाथ थामने वाला केवल एक भारतीय था। जो एहसान नहीं मानता वह इंसान नहीं होता। वह एहसान क्या था जिसने एक पूरे देश की व्यवस्था को बदल दिया? इस रहस्य को सुलझाने के लिए मैंने स्थानीय बुजुर्गों से बात की और एक नाम बार बार सुना, डॉक्टर अर्जुन, जिन्हें लद्दाख के सुदूर गांवों में देवता की तरह पूजा जाता है। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी और एक जानलेवा महामारी के बीच जब सब भाग रहे थे, तब केवल एक व्यक्ति, डॉक्टर अर्जुन शर्मा, वहीं डटे रहे। चलिए समय में 25 साल पीछे चलते हैं, उस निराशा की सर्दियों वाली रात में जब सबने इस धरती को छोड़ दिया था। यह कहानी स्थानीय लोगों के बयानों, डॉ. अर्जुन शर्मा के साक्षात्कार और उनके परिवार द्वारा बताई गई बातों पर आधारित है। 25 साल पहले की सर्दियां, लद्दाख। इस क्षेत्र को समझने के लिए आपको इसके इतिहास को जानना होगा। सोवियत संघ के पतन और क्षेत्रीय अस्थिरता के बाद मध्य एशिया के कई छोटे क्षेत्र अनाथ हो गए थे। लद्दाख का एक सुदूर हिस्सा भी बाहरी दुनिया से कट गया था। विशेष रूप से जांस्कर घाटी का एक गांव नरक बन चुका था। 15,000 ईंट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र लद्दाख का सबसे ठंडा और सबसे गरीब इलाका था। सर्दियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था और भारी बर्फबारी गांवों को महीनों तक बाहरी दुनिया से काट देती थी। यहां अस्पताल तो दूर, एक दवा की दुकान भी नहीं थी। उस साल सर्दियों में इस गांव पर एक दुःस्वप्न ने धावा बोला। शुरुआत में 1-2 बच्चों ने खांसना शुरू किया। लोगों ने सोचा यह मामूली सर्दी जुकाम होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चों की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वे सांस नहीं ले पा रहे थे, अपने सीने को नोच रहे थे और उनके होंठ नीले पड़ गए थे। एक्सरे में उनके फेफड़े पूरी तरह से सफेद दिख रहे थे, जैसे उनमें सीमेंट भर गया हो। कारण अज्ञात था। किसी भी डॉक्टर ने ऐसे लक्षण पहले नहीं देखे थे। यह संक्रामक लग रहा था, लेकिन कोई पुष्टि नहीं थी। केवल एक बात निश्चित थी, इस बीमारी से पीड़ित बच्चे 1 सप्ताह के भीतर मर रहे थे। पूरे गांव में दहशत फैल गई। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोतीं और पिता आसमान की ओर देखकर असहाय चिल्लाते। लेकिन प्रार्थनाएं व्यर्थ थीं। ईश्वर ने शायद इस दूर दराज के पहाड़ी गांव को भुला दिया था। उस समय गांव में कई अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा स्वयंसेवी दल काम कर रहे थे। अमेरिका की एक अत्याधुनिक मेडिकल टीम, फ्रांस की डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और जर्मनी की रेड क्रॉस। उनके पास नवीनतम उपकरण और भरपूर धन था। गांव वालों ने उनसे गुहार लगाई, कृपया हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हम कुछ भी करेंगे। लेकिन विकसित देशों से आई इन टीमों की प्रतिक्रिया ठंडी थी। अमेरिकी टीम के प्रमुख डॉ. हैरिसन ने अपने मुख्यालय के साथ एक आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंस की। परिणाम 1 मिनट में आ गया। अज्ञात संक्रामक रोग, संक्रमण का उच्च जोखिम। मैनुअल के अनुसार तत्काल वापसी की सिफारिश की जाती है। फ्रांसीसी और जर्मन टीमों का भी यही निर्णय था। उनके लिए यह केवल एक मिशन था। वे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए यहां नहीं थे। लेकिन उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे किसी मैनुअल की परवाह नहीं थी, डॉक्टर अर्जुन शर्मा। वह इस सीमावर्ती भूमि पर कैसे पहुंचे? दिल्ली के एम्स IIM से स्नातक और एक बप्पे अस्पताल में उज्जवल भविष्य वाले डॉक्टर पृथ्वी के दूसरे छोर पर एक टेंट में क्लिनिक क्यों चला रहे थे? उनके पिता एक गरीब गांव से थे, जहां हैजा फैलने पर एक निस्वार्थ डॉक्टर ने उनकी जान बचाई थी। पिता ने जीवन भर उस एहसान को याद रखा और अपने बेटे से हमेशा कहते थे, अर्जुन, हमारे परिवार पर एक एहसान है, हमें इसे एक दिन जरूर चुकाना होगा। अर्जुन ने इन शब्दों को अपने दिल में बसा लिया था। उन्होंने एक बात अस्पताल की आरामदायक नौकरी छोड़ दी और उन जगहों पर गए जहां कोई नहीं जाना चाहता था। अफगानिस्तान, सूडान
और फिर लद्दाख। जब महामारी फैलनी शुरू हुई तो वह पिछले 6 महीनों से उस गांव में सेवा कर रहे थे। एक पुराना टेंट उनका क्लिनिक था और कुछ पुराने चिकित्सा उपकरण उनकी संपत्ति, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो दूसरी टीमों के पास नहीं था, इस गांव के लोगों के प्रति सच्चा लगाव। और तभी विकसित देशों की मेडिकल टीमों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। सबसे पहले अमेरिकी टीम निकली। उनके पास सबसे अच्छे उपकरण, पर्याप्त दवाइयां और अनुभवी कर्मचारी थे। गांव वाले उन पर भरोसा करते थे, लेकिन महामारी फैलते ही सब कुछ बदल गया। डॉ हैरिसन ने वॉशिंगटन में अपने मुख्यालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। डॉ हैरिसन, स्थिति की रिपोर्ट करें। सर, यह एक अज्ञात श्वसन रोग है, संक्रामक लगता है। अब तक 47 मामले, 8 मौतें, ज्यादातर बच्चे हैं। क्या कोई इलाज है? फिलहाल नहीं। तो निर्णय स्पष्ट है, मैनुअल 73 के अनुसार तुरंत वापस आ जाएं। टीम की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन सर, यहां मरीज हैं, बच्चे मर रहे हैं, अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा। डॉ हैरिसन, भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। अगर हमारी टीम का एक भी सदस्य संक्रमित हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। अमेरिकी टीम ने तेजी से अपना सामान पैक किया। लाखों के उपकरण और दवाइयों के बक्से ट्रकों में लादे गए। उन्होंने एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ी। गांव के मुखिया स्टेन जिन यह खबर सुनकर भागे भागे आए। डॉक्टर साहब, क्या यह सच है कि आप जा रहे हैं? डॉ हैरिसन ने नजरें चुरा ली। हमें खेद है, यह मुख्यालय का आदेश है। स्टेनहिन, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग, डॉ हैरिसन के पैरों में गिर गए। साहब, मत जाइए, हमारे बच्चे मर रहे हैं। मेरी 6 साल की पोती भी सांस नहीं ले पा रही है। बुजुर्ग मुखिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। दवाइयां, बस थोड़ी सी दवाइयां ही छोड़ जाइए। डॉ हैरिसन के चेहरे पर एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखी, लेकिन तभी एक टीम सदस्य चिल्लाया, सर, हेलीकॉप्टर आ गया है। डॉ हैरिसन ने स्टेनहिन का हाथ झटक दिया। माफ करना, संक्रमण के खतरे के कारण हम दवाइयां नहीं छोड़ सकते। यह कहकर वह हेलीकॉप्टर की ओर भागे। स्टेनहिन कमीन पर प्रें चिल्लाते रहे। हेलीकॉप्टर के पंखों के शोर में उनकी आवाज खो गई। फ्रांसीसी और जर्मन टीमें भी चली गईं। 2 दिनों के भीतर गांव में एक भी विदेशी चिकित्सा कर्मचारी नहीं बचा। गांव मौत के सन्नाटे में डूब गया। केवल बच्चों की खांसी और माताओं के सिसकने की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन गांव के बीच में एक टेंट था जहां रोशनी अभी भी जल रही थी। वह डॉ अर्जुन का क्लिनिक था। जब दूसरी टीमें जा रही थीं तो डॉ अर्जुन चुपचाप अपने मरीजों की देखभाल करते रहे। डॉ हैरिसन ने जाने से पहले उनसे कहा, डॉ अर्जुन, तुम भी यहां से निकल जाओ। यह आत्महत्या है, तुम अकेले कुछ नहीं बदल सकते। डॉ अर्जुन ने जवाब दिया, क्या वे मरते हुए बच्चे भी यही सोचते होंगे? उस रात आखिरी हेलीकॉप्टर भी उड़ गया। बर्फबारी शुरू हो गई और तापमान 25 डिग्री तक गिर गया। बिजली भी चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, सिवाय डॉ अर्जुन के टेंट के, जहां एक लालटेन की धीमी रोशनी जल रही थी। वह एक मरती हुई बच्ची के सीने पर स्टेथोस्कोप लगाए हुए थे। तभी टेंट में फोन की घंटी बजी। दिल्ली में भारतीय दूतावास से फोन था। डॉ शर्मा, आखिरी सैन्य विमान निकल रहा है। हवाई अड्डे तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। तुरंत निकलिए, अगर यह मौका चूक गए तो रास्ते बर्फ से बंद हो जाएंगे। डॉ अर्जुन ने फोन हाथ में लिए सामने लेटी बच्ची को देखा। वह 6 साल की पेमा थी, मुखिया स्टेनजिन की पोती। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और होंठ नीले पाट चुके थे। डॉ शर्मा, जवाब दीजिए। अर्जुन ने कांपते हाथों से रिसीवर पकड़ा और कहा, अगर मैं अभी चला गया तो यह बच्ची कल का सूरज नहीं देख पाएगी। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। माफ करना, मैं बाद में बात करूंगा। उन्होंने फोन की बैटरी निकाल दी। रात में तापमान 35 डिग्री तक गिर गया। टेंट के अंदर ठंड असहनीय हो गई थी। डॉ अर्जुन ने अपना कोट उतारकर बच्ची को उना दिया। समय बहुत कम था। तभी टेंट का पर्दा हटा और मुखिया स्टेनहिन एक और बच्चे को लेकर अंदर आए। वह 10 साल का लड़का था और उसकी हालत पेमा से भी ज्यादा गंभीर थी। यह कौन है? अर्जुन ने पूछा। यह हमारे कबीले के सरदार रिगजिन का इकलौता बेटा तेनहिन है। अगर यह मर गया तो हमारा कबीला टूट जाएगा। टेंट के बाहर सरदार रिगजिन आसमान की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे थे। डॉ अर्जुन ने दोनों बच्चों को देखा। उन्हें ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और खून की सख्त जरूरत थी। ऑक्सीजन सिलेंडर अमेरिकी टीम अपने साथ ले गई थी।
खून का कोई बैंक नहीं था। डॉ अर्जुन ने अपनी आस्तीन ऊपर चचाई। मेरा खून इस्तेमाल करो। नहीं डॉक्टर साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं ओ नेगेटिव हूं, मैं किसी को भी खून दे सकता हूं। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बाह में सुई चुभोई। लाल खून ट्यूब से बहने लगा। उन्होंने अपनी जान का हिस्सा 500 खून दोनों बच्चों में बांट दिया। उन्हें चक्कर आ रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सकते थे। अब सर्जरी की जरूरत थी। फेफड़ों से तरल पदार्थ निकालना था, लेकिन बिना बिजली के यह कैसे संभव था? डॉ अर्जुन बर्फीले तूफान में बाहर भागे। 35 डिग्री की हवा चाकुओं की तरह चुभ रही थी। वह अपनी पुरानी जीप तक पहुंचे, जमी हुई बोनट को बोर से खोला और उसकी हेडलाइट्स और बैटरी निकाल ली। उनके हाथ सुन्न हो गए थे और त्वचा धातु से चिपक गई थी, लेकिन उन्हें दर्द का एहसास नहीं था। वह भारी बैटरी उठाकर टेंट में लौटे और तार जोएं जीप की हेडलाइट्स तेजी से जली और टेंट में रोशनी हो गई। लेकिन एक और समस्या थी, उनके हाथ पूरी तरह से जम चुके थे। वह छुरी नहीं पकाप सकते थे। उन्होंने एक बर्तन में पानी उबाला और अपने जमे हुए हाथों को खौलते पानी में डाल दिया। आह! दर्द की एक भयानक चीख निकली। ऐसा लगा जैसे हारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं हटाए। जब तक हाथों में सनसनी वापस नहीं आई, वह दर्द सहते रहे। फिर उन्होंने कांपते हाथों से सर्जरी शुरू की। पहले पेमा, फिर तेनहिन। वह बिना रुके, बिना पानी पिए काम करते रहे। रात बीतती गई। सुबह 4 बजे उनके हाथ कांपने लगे। 500 खून देने के बाद उनका शरीर जवाब दे रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन वह सोचते रहे, अगर मैं गिर गया तो ये बच्चे मर जाएंगे। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, पेमा ने आंखें खोली। डॉक्टर साहब, उसकी आवाज धीमी लेकिन साथ ही उसके होंठों पर लाली लौट आई थी। कुछ देर बाद तेनहिन ने भी आंखें खोली। सरदार रिगहिन टेंट में दौड़े और अपने बेटे को गले लगाकर रो पचे। मुखिया स्टैंडहिन ने अपनी पोती को चूम लिया। डॉ अर्जुन टेंट के एक कोने में बैठ गए। उनके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चे बच गए थे। तभी सरदार रिगिन डॉ अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गए और अपना माथा हमीन से लगा दिया। यह लद्दाखी परंपरा में सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक था। डॉक्टर, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। आपने अपना खून मेरे बेटे को दिया। जब तक मेरी सांसों में सांस है और मेरे कबीले का खून बहता रहेगा, हम यह एहसान नहीं भूलेंगे। और फिर उन्होंने शपथ ली, आज से भारत हमारा खून का भाई है। उस दिन के बाद गांव में चमत्कार होने लगे। डॉ अर्जुन ने पाया कि बीमारी का कारण गांव के कुएं का दूषित पानी था। उन्होंने लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी और 1 हफ्ते में महामारी नियंत्रण में आ गई। यह एक साधारण समाधान था जिसे अत्याधुनिक उपकरणों वाली विदेशी टीमें नहीं खोज सकीं, क्योंकि उन्होंने स्थानीय जीवन को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। 1 महीने में गांव में बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। लोग अब डॉ अर्जुन को डॉक्टर नहीं बल्कि आबा पिता कहते थे। यह खबर पूरे लद्दाख में फैल गई। एक भारतीय डॉक्टर ने हमारे बच्चों को बचाया जब अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी भाग गए थे। भारतीयों ने अपना खून देकर हमारे बच्चों की जान बचाई। लद्दाख के लोगों के लिए भारत अब एक दूर का देश नहीं बल्कि परिवार था। डॉ अर्जुन की व्यक्तिगत त्रासदी, लेकिन इस सेवा के लिए डॉ अर्जुन ने एक भारी कीमत चुकाई। दिल्ली में उनका परिवार था, पत्नी प्रिया, बेटा रोहन और बेटी मीरा। 1 साल का स्वयंसेवी काम 15 साल में बदल गया। बच्चे बच्चे हो गए, लेकिन पिता उनके साथ नहीं थे। प्रिया ने अकेले ही सब कुछ संभाला। रिश्तेदारों के ताने सहे, तुम्हारा पति तो अजीब है, 15 साल हो गए। रोहन जब स्कूल में था तो उससे पिता के बारे में पूछा जाता था। उसके पास अपने पिता की कोई हाल की तस्वीर नहीं थी। एक रात वह रोते हुए अपनी मां से बोला, मां, मुझे पापा का चेहरा ठीक से याद नहीं है। एक दिन रोहन ने अपने पिता से वीडियो कॉल पर चिल्लाते हुए कहा, कौन पिता जो 15 साल से घर नहीं आया? हमें आपकी जरूरत नहीं है। उसने फोन काट दिया। प्रिया टूट चुकी थी। उसने डॉ अर्जुन को फोन किया, अर्जुन, अब मुझसे और नहीं होता, मैं आपको तलाक के कागज भेज रही हूं। डॉ अर्जुन तबाह हो गए थे। क्या उन्होंने दूसरे देश के बच्चों को बचाने के लिए अपने बच्चों को खो दिया था? कुछ दिनों बाद तलाक के कागज पहुंचे। वह उन पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें लद्दाख के उसी गांव से एक पार्सल मिला। अंदर 2 पत्र थे। पहला पत्र पेमा का था, जो अब 22 साल की एक मेडिकल छात्रा थी। आबा, मैं आपकी वजह से डॉक्टर बन रही हूं।
ताकि मैं अपने गांव के बच्चों की सेवा कर सकूं। आपने मुझे जीवन दिया है। दूसरा पत्र मुखिया स्टेन इन का था। आबा, आप अकेले नहीं हैं, पूरा लद्दाख आपका परिवार है। एक दिन आपके बच्चे समझेंगे कि उनके पिता कितने महान हैं। डॉ अर्जुन फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के बजाय अपनी पत्नी को एक लंबा पत्र लिखा। 1 महीने बाद दिल्ली से एक पार्सल आया। अंदर तलाक के कागजे नहीं, बल्कि एक पारंपरिक कुर्ता पायजामा था। साथ में एक नोट था, दिवाली पर घर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, इसे पहनकर एक तस्वीर भेज देना, बच्चों को दिखाऊंगी। साथ में बच्चों के पत्र भी थे। रोहन ने लिखा था, पापा मुझे मान कर दो। माँ ने सब कुछ बताया। आप एक हीरो हो, मुझे आप पर गर्व है। अपना काम पूरा करके ही लौटना, हम इंतजार करेंगे। चमत्कार का फल। और फिर कई साल बाद लद्दाख की उसी जांस्कर घाटी में लिथियम और दुर्लभ खनिजों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया। इसकी कीमत खरबों डॉलर में थी। अमेरिका, चीन और रूस तुरंत दौड़े। उन्होंने खरबों के थण और अत्याधुनिक तकनीक का प्रस्ताव रखा। भारत का प्रस्ताव छोटा था। सभी को लगा कि अमेरिका या चीन ही बाड़ी मारेंगे। लेकिन लद्दाख की स्वायत्त परिषद की अंतिम बैठक में एक युवा मंत्री ने खड़े होकर अपनी बात रखी। वह प्राकृतिक संसाधन मंत्री थे और उनका नाम टेन हिन था। उन्होंने कहा, 25 साल पहले जब मैं 10 साल का था और एक महामारी से मर रहा था, तब अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की टीमें हमें छोड़कर भाग गई थीं। हमारे मुखिया ने उनके पैरों में गिरकर दवाइयां मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उस रात एक अकेले भारतीय डॉक्टर डॉ अर्जुन शर्मा ने अपना खून देकर मेरी जान बचाई। वह अगर न होते तो आज मैं यहां नहीं होता। उनकी आवाज गूंज उठी, पैसे तो लौटाए जा सकते हैं, लेकिन जीवन का एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। हम अपने दोस्त पैसे से नहीं चुनते। मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि यह अनुबंध भारत को दिया जाए। परिणाम सर्वसम्मत था। भारत को अनुबंध मिल गया। अमेरिकी और चीनी प्रतिनिधिमंडल हैरान थे, यह कैसे हो सकता है। लेकिन 25 साल पहले की गई एक गलती को अब सुधारा नहीं जा सकता था। जब वे लाभ हानि का हिसाब लगा रहे थे, तब भारत दिलों को जीत रहा था। मैंने लेह शहर में घूमकर देखा। हर जगह भारतीय संस्कृति की छाप थी। टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां लोकप्रिय थीं। एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां के मालिक ने बताया, यहाँ के लोग भारतीयों से बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं भारतीय हमारे भाई हैं। अंत में मैं फिर से डॉ अर्जुन शर्मा से मिला। वह अब भी अपने छोटे से क्लिनिक में मरीजों की सेवा कर रहे थे। क्या आपको कोई पछतावा है? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, परिवार से दूर रहने का दुख है, लेकिन मैंने यहाँ के लोगों से एक वादा किया था और मैंने उसे निभाया। तभी एक शानदार गाजी आकर रुकी। उसमें से मंत्री टेन हिन उतरे। वह डॉ अर्जुन के पास आए और उनके हाथ पकड़कर कहा, आबा, अगर उस रात आप न होते तो आज मैं भी न होता। यह देश भारत को भाई कहता है तो केवल आपकी वजह से। मैं हवाई अड्डे पर वापस आया। आगमन हॉल में वही सूचना पट्ट था, भारत गणराज्य, विशेष सुविधा प्राप्त देश। अब मैं इसका मतलब समझ गया था। यह सिर्फ एक वीजा नीति नहीं थी, यह एक व्यक्ति के निःस्वार्थ चयन के प्रति पीढ़ियों का आभार था। यही 21वीं सदी की असली ताकत है। सैन्य शक्ति नहीं, पूंजी की शक्ति नहीं, बल्कि करुणा की शक्ति, निःस्वार्थ सेवा। जब अमेरिका लाभ देखकर भाग गया, तब भारत ने मानवता का धर्म निभाया और वही निःस्वार्थता 25 साल बाद खरबों के चमत्कार के रूप में लौटकर आई। जिस भारत ने पैसे से न खरीदे जा सकने वाले दिलों को जीता है, क्या वह सचमुच गर्व करने लायक नहीं है? अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखें और इस वीडियो को साझा करें ताकि भारत की सच्ची शक्ति की यह कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे। धन्यवाद।